बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में आज का हमारा लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये वो सारे आउटलाइन हैं जो न्यूक्लियस में हम आपको पढ़ाएंगे। अब शुरू करता हूँ। न्यूक्लियस क्या है? ये यूनिट ऑफ सेल है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल ऑफ सेल है दैट कंटेन कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल इज नोन एज न्यूक्लियस। याद रखिए कि न्यूक्लियस के अंदर जीन और क्रोमोसोम है। न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया और इसका टिपिकली साइज़ क्या है 10 माइक्रोमीटर है। इसकी अकरेंस में ये यूकैरियोट में प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट में ये एब्सेंट है, यानी सिंपल सेल में। इसकी लोकेशन क्या है? प्लांट सेल में ये एक साइट पे होते हैं क्योंकि प्लांट सेल में एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है जिसकी वजह से ये साइट पे होते हैं। और एनिमल सेल में ये बिल्कुल या दूसरे यूकैरियोटिक सेल में बिल्कुल सेंटर में होते हैं। आपको मैं ये भी बताते जाऊं कि न्यूक्लियस तादाद के लिहाज से एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं। अब स्ट्रक्चर पे नज़र डालते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहली क्या है? इंट्रोडक्शन है। न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। और इसकी कंपोजिशन क्या है? प्रोटीन से मिलकर बनी है। आपको मैं बताते जाऊं कि ये प्रोटीन और लिपिड से बनी है। ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है और इनके दरमियान पोर भी मौजूद होते हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज भी इसी पार्ट्स के ज़रिए होते हैं। आपको बहुत सारे पार्ट बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रहे हैं न्यूक्लियर प्लाज्म में। तो जी, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है? ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बस चीज़ें सिंपल होती है इसलिए मैं उसको जल्दी से आपसे गुजरवा लेता हूँ, तो आप उसको उस स्क्रीन शॉट ले लें। अब इसके बाद है क्या है? न्यूक्लियर लामिना। न्यूक्लियर लामिना क्या है? ये नेट लाइक अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन फिलामेंट है जो कि इनर साइड ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद होते हैं एक्सेप्ट एट द पोर, यानी जहाँ पर पोर होंगे आगे डायग्राम में आपको नज़र आएंगे वहाँ पर फिर न्यूक्लियर एरे यानी न्यूक्लियर अरेज नहीं होंगे। बाकी आपको न्यूक्लियर एरे आपको नज़र आते हैं। आपको मैं ये भी बताते जाऊँ कि ये न्यूक्लियस के मैकेनिकल्स ये शेप ऑफ न्यूक्लियस को मेंटेन करते हैं बाय प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। अब आपको मैं स्ट्रक्चर की तरफ ले जाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये भी मैं आपको बताते जाऊँ कि न्यूक्लियस का शेप क्या है। स्फेरिकल भी है, राउंड भी है, स्पेरेडियल भी है, सिलेंड्रिकल है, लोप है और ब्रांच है। साइज़ के मुताबिक तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको ले जाने जा रहा हूँ इसके स्ट्रक्चर पे। ये देखो, ये वो स्ट्रक्चर है जो आपको नज़र आ रहा है। ये सारा स्ट्रक्चर आपको वन बाय वन इसमें आपको राइबोसोम भी नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको न्यूक्लियर लामिना भी नज़र आ रहा है। जहाँ पर पोर होंगे वहाँ पर न्यूक्लियर एरे या न्यूक्लियर लामिना नहीं होंगे। ये देखो, ये मुकम्मल स्ट्रक्चर है। दरमियान में न्यूक्लियोलस है, इसकी भी आगे तफसील आ रही है। और क्रोमोसोम भी आपको नज़र आ रहे हैं। और ये इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस भी नज़र आ रहा है। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन के दरमियान भी आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दरमियान भी आपने खुद स्पेस देखा था। यहाँ पर भी आपको उसी तरह स्पेस नज़र आ रहा है। और आपको मैं ये भी एक इंटरेस्टेड बात बताऊं कि प्रोटीन और लिपिड से दोनों बने हैं। बिल्कुल वही कंपोजिशन है जो सेल मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म को न्यूक्लियर शेप भी कहा जाता है
कैरियोलाइम भी कहा जाता है। इसकी केमिकल कंपोजिशन में आपको प्रोटीन मिलेंगे, एंजाइम मिलेंगे और फ्री न्यूक्लियोटाइड होंगे, कुछ मेटल होंगे जैसे मैग्नीशियम है। ये सब कुछ आपको न्यूक्लियोप्लाज्म में यानी न्यूक्लियस का जो प्लाज्म है यानी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। फिजिकल नेचर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है और सेमी फ्लूइड लाइक है, जेली लाइक है। जेली लाइक का ये मतलब है कि न सॉलिड है न लिक्विड है। ये सब कुछ आपको न्यूक्लियोप्लाज्म के हवाले से मैंने आपको बता दिया है। आपको आगे ले जाने जा रहा हूँ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, ये नॉन मेम्ब्रेनियस स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होते हैं और ये एक भी हो सकते हैं, कई भी हो सकते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियोलस लेट प्रोफेज ऑफ माइटोसिस एंड मियासिस में क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं और फिर टीलोफेज में फिर ये रीअपीयर हो जाते हैं। इसके नंबर भी आपके सामने हैं। रीजन न्यूक्लियोलस का क्या है, न्यूक्लियोलस का दो रीजन है। केमिकली न्यूक्लियोलस डीएनए, आरएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल है। 70 to 80% ऑफ आरएनए ऑफ द सेल इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस। ये आउटर पेरिफेरल रीजन यानी इसका ग्रेनुलर और ये राइबोसोम सब यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं। और ये न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन है, ये सिंथेसिस ऑफ आरएनए बहुत ज़्यादा करते हैं। इसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, ये तकरीबन 70 से लेकर 80% सेल के अंदर जो राइबोसोम बनते हैं ये इसी न्यूक्लियोलस का अहम किरदार है और ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर भी अपना की रोल अदा करते हैं। और इसके अलावा ये सेल डिवीज़न के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर सेल के अंदर न्यूक्लियोलस ना हो तो फिर सेल डिवीज़न नहीं हो सकती। ये वो जर्नल व्यू है जो आपको मैं बताने जा रहा था। ये देखो न्यूक्लियोप्लाज्म और फिर न्यूक्लियोपोर और फिर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जर्नल व्यू है। अब आगे जाते हैं स्ट्रक्चर में। क्रोमेटन और क्रोमोसोम इसके अंदर मौजूद हैं। जी, आपको ये पता होने चाहिए कि क्रोमेटन ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि डीएनए और प्रोटीन हिस्टोन से बनी होती है उसको हम कहते हैं क्रोमेटन यानी दागानुमा। याद रखिए कि ये क्रोमोटीन, ये धागे सेल डिवीज़न के अंदर मोटे हो जाते हैं और फिर एक ऐसे स्ट्रक्चर को बना लेते हैं जिसे दुनिया क्रोमोसोम के नाम से याद करती है, ठीक है ना। यही क्रोमेटन जो कि डीएनए और प्रोटीन हिस्टोन से ये। अब आगे जी, क्रोमोसोम क्या है, ये डार्क स्टेनिंग कलर बॉडी है विच ट्रांसफर फ्रॉम फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। वेल्डियर ने 1876 में इसको डिस्कवर किया और सूटर ने 1908 में इसको क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि ये क्रोमोसोम है। इसकी केमिकली कंपोजिशन क्या है, क्रोमोसोम प्रोटीन, डीएनए और आरएनए से बनी है। अब इसके अंदर अपना क्रोमोसोम के अपने कुछ पार्ट्स होते हैं। एक क्रोमेटाइड है। हर क्रोमोसोम, ईच क्रोमोसोम इज़ मेड ऑफ आर्म जिसको हम कहते हैं क्रोमेटाइड। और ये क्रोमेटाइड जिस पॉइंट के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं उसको कहते हैं सेंट्रोमेयर। आपको ये भी बताते जाऊं कि हर क्रोमोसोम स्पीशी के मुख्तलिफ़ क्रोमोसोम होते हैं। जैसे इंसान में 46 है, चिंपैंजी में 48 है, पोटैटो में 48 है, पीजन में, कबूतर में 80 है, टोमेटो में 24 है, ग्रास हापर में 24 है, फ्राग में 24 है, मंकी में 42 है, वीट में 42 है, ड्रासोपेला में 8 है, गार्डन पी में 14 है, प्याज में 16 है, मेज़ में 20 है। तो ये अब ये क्रोमोसोम यानी ये लिस्ट बताने का मतलब ये था कि ये मुख्तलिफ़ नंबर, इसके हर स्पीशी को हम क्रोमोसोम नंबर से भी पहचानते हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम जी 1000 क्रोमोसोम भी फरन के प्लांट में मौजूद होते हैं और कुछ प्रोकैरियोट है जिसमें प्रोटोजोन है जिसमें 1 या 2 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन उस 3 पार्ट ऑफ क्रोमोसोम को कहा जाता है जहाँ पर सेंट्रोमेयर मौजूद होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। आपको मैं ये भी इसके साथ बताते जाऊं कि क्रोमोसोम के 4 शेप है, मीटासेंट्रिक, सब मीटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। मीटासेंट्रिक बिल्कुल इसका वी शेप होगा
ठीक है ना। और सब मीटासेंट्रिक इसका एल शेप होगा, टीलोसेंट्रिक इसका क्या है, ये रॉड शेप होंगे, और टीलोसेंट्रिक ये क्या है, ये बिल्कुल आई शेप होंगे, ठीक है ना। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। अब नेटोकोर क्या है, सेंट्रोमियर जब दो प्रोटीन एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं सेंट्रोमियर में तो उसको हम कहते हैं नेटोफोर। ये भी, और इसके बाद प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बाद बाज़ औक़ात सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी कुछ क्रोमोसोम में दूसरे पॉइंट अनदर पॉइंट ऑफ यूनियन एलॉन्ग द लेंथ ऑफ क्रोमेटाइड, यानी एक दूसरी जगह पर भी क्रोमेटाइड के लेंथ पर आपको एक पॉइंट नज़र आ जाता है सेंट्रोमियर की तरह, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। याद रखिए कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या है, ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज़र है। ये आपको इंटरफेस के अंदर जब न्यूक्लियोलाई को ये क्या कर लेते हैं, दे देते हैं। और इसके अलावा सेटेलाइट है क्रोमोसोम के अंदर। Satellite next to secondary construction, the end became nope-like end. नोप-लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको सेटेलाइट कहेंगे, और इसके अंदर जो डीएनए होगा उसको हम जंग डीएनए कहते हैं। ये यूजुअल सीक्वेंस ऑफ डीएनए है। और आखिर में क्या है क्रोमोसोम के अंदर, टीलोमेयर है। टीलोमेयर एंड ऑफ क्रोमोसोम, यानी जब क्रोमोसोम ख़त्म हो जाता है क्रोमेटाइड, तो फिर ये टीलोमेयर प्रिवेंट द टू क्रोमोसोम टू अटैच विद ईच अदर फ्रॉम देयर एंड, यानी जब आखिरी एंड पे जो क्रोमोसोम का जो टीलोमेयर है इसके साथ फिर दूसरा क्रोमोसोम अटैच नहीं हो सकता। ये भी आपको मैं बताते जाऊँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आपके सामने क्रोमोसोम के हवाले से। काफ़ी फ्रूटफुल बहस हुआ है। आपको इसके बाद है क्रोमोसोमल स्टेनिंग। क्रोमोसोमल स्टेनिंग में आपको मैं बताते जाऊं कि जब हम क्रोमोसोम को, आप ऑलरेडी स्टेनिंग के टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं, कलराइजेशन। जहाँ पर क्रोमोसोम की स्टेनिंग लाइटिंग होगी तो वहाँ पर यू क्रोमेटिन होंगे, और जहाँ पर क्रोमेटिन की स्टेन डार्कर होगी तो वहाँ पर हेट्रोक्रोमेटिन होगी। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल खूबसूरत स्ट्रक्चर। इसको दिल चाहता है कि खा ले। ये देखो, सेंट्रोमियर को भी देखो, क्रोमेटाइड को भी देखो, और फिर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को देखो, और फिर नेटोकोर को भी देखो, और फिर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और फिर सेटेलाइट, और आखिरी एंड पर क्या होगा, इसी तरह टेलोमर होगा जो कि प्रिवेंट करते हैं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अब इसके साथ कोई चीज़ अटैच नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। आइडेंटिफिकेशन इसकी शेप और साइज़ पे आपको बाज़ औक़ात वी शेप होगा, बाज़ औक़ात एल शेप होगा, बाज़ औक़ात आई शेप होगा, बाज़ औक़ात जी शेप होगा। न्यूक्लियस के फंक्शन बहुत सारे हैं। इट कंट्रोल ऑल दी वाइटल एक्टिविटी, तमाम वाइटल एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म हो, ग्रोथ हो, डाइजेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, जेनेटिक डीएनए, प्रोटीन सिंथेसिस हो, आरएनए सिंथेसिस हो, सब कुछ ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल ऑल दिस सेलुलर एक्टिविटी, यानी सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होगा ये कंट्रोल करता है। और इसके दरमियान सबसे बड़ी बात जो है वो हेरिडिटी मटेरियल का है, डीएनए का है, जो कि आपको